हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम माई कॉन्सर्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहन की शादी फेंग से होती है और ईबो को फेंग के सारे गलत इरादे पता है, इसीलिए वो जिंग के साथ मिलकर प्लान बनाता है और वो अपने पहले प्लान में कामयाब भी रहता है। तो चलो गाइज इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। जहन ने अच्छी तरह से बात लिया। उसने बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छी तरह से धोया ताकि वो सेंट की खुशबू उसके बॉडी से निकल जाए। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आया। जहन ने सिर्फ एक बाथरोब पहना हुआ था और वो बाथरोब जहन की गीली बॉडी से चिपका हुआ था और इस तरह से जहन बहुत ही सेक्सी लग रहा था। ईबो ने बिना पल के झपकाते हुए जहन को घूर रहा था, मेरा और सिर्फ मेरा। ईबो के सिर के अंदर एक ही शब्द चल रहा था, वो अपने चहेते पति को इस तरह किसी और को देखने नहीं दे सकता। इसके लिए उसे कितनी भी चालें खेलनी क्यों न पड़े। ये पहली बार है जब ईबो ने किसी को अपना होने का दावा किया है और वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। जहन को किसी और का बिल्कुल भी होने नहीं देगा। ईबो अपने सेक्सी हस्बैंड को देखने में इतना खो गया था कि उसने ये नोटिस नहीं किया कि जहन कब से उसके पास बैठा था। जहन के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे ईबो की ओर झुक गया जो अभी भी लेटा हुआ था। ये ऐसा लग रहा था जहन ईबो के ऊपर मंडरा रहा था। बाउबेई, जहन ने ईबो के होठों के पास फुसफुसाया जिससे ईबो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। बाउबेई, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जहन ने ईबो के और करीब झुकते हुए कहा। उनके होठ एक दूसरे को ब्रश कर रहे थे। ईबो अपने आधी बंद आंखों से लंबी पलकों को घूरता रहा। ईबो ने उन खूबसूरत पलकों को हल्के से छूने के लिए अपना हाथ उठाया। इस वजह से जहन की अंदर की आग और भड़क गई। फिर भी जहन ने खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की क्योंकि ईबो अभी भी ठीक नहीं हुआ था। ईबो ने अपने हस्बैंड की झिझक को भांप लिया और उसने होठों को हल्के से थपथपाने से पहले प्यार से मुस्कुराया। हस्बैंड, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं सब तुम्हारा हूँ, ईबो ने अपने स्वीट वॉइस में कहा। ईबो की बात सुनकर जहन ने अपने धीरज और कंट्रोल को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसने तेजी से ईबो के लिप्स पर हमला कर दिया। वो दोनों पैशनेट किस कर रहे थे। उनकी जीभ आपस में टकरा रही थी। उन दोनों की सांसों और मोर्निंग की आवाजों से बेडरूम का टेम्परेचर बढ़ रहा था। जल्द ही वे दोनों नेकेड हो गए और एक दूसरे में पिघल गए। रात बीतने के साथ साथ वे एक दूसरे को पूरी तरह से खा गए। इस दौरान हुआ फेंग के चेम्बर में हुआ फेंग बेसब्री से जहन के आने का इंतजार कर रही थी। उसने पहले से ही जहन के लिए शराब तैयार कर ली है और हुआ फेंग ने उस ड्रिंक में एक्साइटनेस बढ़ाने की दवा भी मिलाई है। अब बस उसे इसे पीने के लिए जहन की जरूरत है और फिर वो उसे अपना बनाएगी। उसने अपना सबसे निराला नाइटवेयर पहना हुआ था जिसमें लगभग उसकी पूरी बॉडी दिखाई दे रही थी। वो अपने बेड पर बैठ गई और जहन का आने का इंतजार करने लगी। वो मुस्कुरा रही थी और शर्माने लगी और वो यही सोच रही थी कि वो कैसे जहन को बहकाएगी। वो बहुत हैरान हो गई थी क्योंकि पहले से ही 1 घंटा हो चुका था और जहन का कोई भी पता नहीं है। फेंग बेचैन हो रही थी, जहन को उससे मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। हुआ फेंग ने अपने एक सर्वेंट को बुलाया और उसे हिज मैजेस्टी के ठिकाने की जांच करने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद वो सर्वेंट वापस लौट आई। वो बहुत डरी हुई थी। माय लेडी, हिज हाइनेस अपने 4th कॉन्सर्ट के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हैं, उस सर्वेंट ने घबराकर कहा। सर्वेंट की बात सुनकर फेंग को बहुत गुस्सा आया। वो उठ खड़ी हुई और घुटने टेकने वाली सर्वेंट के पास पहुंची। फेंग ने उस सर्वेंट को जोर से लात मारी जिससे वो सर्वेंट ठोकर खाकर गिर पड़ी। इस तरह की जानकारी के साथ मुझे अपना चेहरा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, यहाँ से चली जाओ, फेंग अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाई। वो सर्वेंट जल्दी से पागल कॉन्सर्ट के रूम से बाहर निकल गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, फेंग अपने कमरे के सभी वस्तुओं को तोड़ते हुए चिल्लाई। यू लिटिल स्लट, मैं बस एम्प्रेस बनने तक इंतजार करो, मैं पर्सनली तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हुआ फेंग अपने दांत पीसते हुए भौंकने लगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ईबो के पैलेस में ईबो सबसे पहले जाग गया। उसने अपने नींद की आखिरी निशान को हटाने के लिए अपनी आंखें मूंद ली और उसने खुद को अपने एंजेलिक हस्बैंड के सीने पर सोता हुआ पाया।
पिछली रात की कई मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगी, जिससे ईबो शर्मा गया। जैन सच में उसके साथ नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन वो ईबो ही था जो बहुत हार्ड हो गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने हस्बैंड के कंट्रोल तोड़ने के लिए कैसे जैन से गंदी बात की थी। ईबो की ये साइड देखकर जैन भी बहुत हैरान हो गया था। हस्बैंड, तुम सच में बहुत बड़े हो, मैं तुम्हें अपने पेट के अंदर महसूस करना चाहता हूँ। बहुत डीप जैन गग, सब कुछ मेरे अंदर छोड़ दो। माय हस्बैंड, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ईबो को अपना एक एक शब्द याद आया और उसे अपने लाइफ में पहली बार शिवान जैसा फ्रेंड होने पर प्राउड फील हुआ, जिसने ही उसे ये सारी वीडियोस दिखाई थी जब वो अपने टाइम में था। ईबो ने बेहतर पोजीशन में लेटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, तभी उसे ये एहसास हुआ कि जैन ने अभी तक उससे अलग नहीं किया था। ये सच में सिंह का बना हुआ है। ईबो उस निकनेम पर हंस पड़ा जो उसने जैन के मेंबर को दिया था। उसने जैन को जगाने की कोशिश की। जैन गगा, जल्दी से उठो। ईबो ने जैन के गालों को सहलाते हुए कहा, लेकिन जैन हिला भी नहीं। ईबो ने जैन के कंधे हिलाकर कोशिश की, लेकिन फिर भी जैन नहीं उठा। जब ईबो के सारे तरीके बेकार हो गए तो वो शरारत से मुस्कुराया। ईबो ने जैन के लिप्स पर किस किया। उसके बाद उसने अपनी कमर हिलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे जैन हर्ट होने लगा। जैन अनजाने में ही खुशी से मौन करने लगा। जैन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने ईबो के लिप्स पर हमला कर दिया। वे दोनों पागल की तरह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। सब कुछ कर लेने के बाद ईबो जैन के सीने पर अपना सिर रख दिया। बाओबे, ये सबसे अच्छा तरीका था मुझे जगाने का। जैन ने अपनी छोटी वाइफ को चिढ़ाया, जो उसे कोला की तरह गले लगा रहा था, लेकिन ईबो शर्मिंदा होने के बजाय प्राउड से स्माइल करने लगा। और जैन गग, केवल मैं ही तुम्हें इस तरह से जगा सकता हूँ, ईबो ने प्राउड से कहा। जैन अपने वाइफ के पॉजिटिवनेस पर हंस पड़ा। ये जानने के लिए जैन अपने पेट में तितलियां महसूस कर रहा था कि ईबो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो ईबो से प्यार करता है। ठीक है बाओबे, जैसे आपकी इच्छा, और आपकी इच्छा मेरे लिए ऑर्डर है, माय परवर्ट लिटिल वाइफी, जैन ने खुशी से कहा। बेड में कुछ और मिनटों तक गले लगाने के बाद वे दोनों फ्रेश होने के लिए उठ गए। उन दोनों ने एक साथ बात लिया। कुछ टाइम बाद जैन को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन ईबो इसके लिए सहमत नहीं था। लेकिन आखिरकार उसने जैन को कोर्ट जाने दिया, क्योंकि वो जानता है कि पूरा स्टेट उसके हस्बैंड पर डिपेंड करता है। जैसे ही जैन कोर्ट के लिए निकल गया, जिंक ईबो के कमरे में आ गई। तो वो, आपकी नाइट कैसे रही? जिंक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। जिंक की बातों से ईबो शर्माने लगा और मुस्कुराहट के साथ उसने जिंक को देखा। जी, हमारा प्लान 1 सक्सेस रहा और आज से हमारा प्लान 2 शुरू होता है। और जी, मुझे एक अच्छा रोब्स पहनने की जरूरत है। ईबो ने अपनी अलमारी में वापस जाने से पहले अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। जिंक ने उसे तैयार होने में और ट्रेडिशनल रोब्स पहनने में उसकी हेल्प की, क्योंकि ईबो को ये रोब्स पहनने नहीं आते थे। ईबो को रोब्स के लेयर्स पहनाने के बाद जिंक ने अपने सॉन भाई ईबो के बालों को खूबसूरती से स्टाइल किया। अपने काम से सेटिस्फाई होने के बाद उसने अपने खूबसूरत भाई की तारीफ करते हुए एक कदम और बढ़ाया। ईबो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, जिंक ने ईबो के पास जाते हुए कहा, जिससे ईबो शर्माने लगा। जे, इसे रोको, तुम और जैन गगा कभी मेरी चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ते, ईबो ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ईबो, क्योंकि तुम सच में इसके लायक हो, जिंक ने छोटे बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा। अया जे, मेरे बाल खराब मत करो, ईबो ने थपथपाते हुए कहा। ठीक है ईबो, अब चलो चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। जिंक ने ईबो का हाथ पकड़कर और उसे अपने अगले मिशन की ओर ले जाते हुए कहा। अब रानी माँ के पैलेस में आज रानी माँ ने पांचों कॉन्सर्ट को लंच करने के लिए इनवाइट किया था और केजिंग भी उनके साथ ज्वाइन होने वाला था। अगर जैन अपने कोर्ट के मामलों से जल्दी फ्री हो जाता है तो वो भी इस लंच में शामिल हो सकता है। तो ये मूल रूप से पूरे फैमिली का लंच होने वाला था। अचानक ईबो को कुछ याद आया और उसकी भौहें ऊपर उठ गई। ईबो और जिंक रानी माँ के महल की ओर चल रहे थे। तभी ईबो ने अचानक जिंक से सवाल किया, जे, क्या जैन गगा भी उस बीच को उस टेम्पल में ले जाने वाले हैं?
ईबो ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। ईबो, ये एक ट्रेडिशन है। जैन ये चाहे या ना चाहे, लेकिन जैन को ये करना होगा, जिंक ने आह भरते हुए कहा। और ईबो वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जय, हम जैनगो को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सच में उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता है कि अगर वो जैनगो के साथ अकेली रही तो वो कुछ बुरा करने की कोशिश करेगी। ईबो ने कहा। तो ईबो, तुम इसमें क्या करने वाले हो? जिंक ने पूछा। ईबो ने कुछ देर सोचा और अचानक बुरी तरह से मुस्कुराने लगा। चिंता मत करो जी, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हम पहले हमारे इस प्लान पर फोकस करेंगे। उसके बाद मैं आपको मेरा प्लान बता दूंगा, ईबो ने कहा। ईबो की बात सुनकर जिंक ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद वे दोनों रानी माँ के पैलेस की ओर चले गए। वे दोनों एंट्रेंस गेट पर थे। ईबो आगे चल रहा था और जिंक इम्तिनान से उसका पीछा कर रहा था। अचानक ईबो को एक जानी पहचानी आवाज ने रोक दिया। सच में ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है जीजाजी। ईबो ने आवाज की और अपना सिर घुमाया। उसने अपने शरारती साले को पैलेस की छत पर आराम से बैठे हुए देखा और उसने उसे एक बच्चे की तरह हंसते हुए देखा। उसे देखकर ईबो ने अपना मुंह फेर लिया। केजिंग गग्गा, आप हमेशा छत पर क्यों बैठे रहते हो? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर केजिंग मुस्कुराया और वो प्राउड से नीचे उड़कर आया। केजिंग ईबो के पास पहुंचा और उसे कंधे से कंधा लगा लिया। मेरे प्यारे जीजाजी, मैं छत पर बैठता हूँ ताकि मैं हमेशा दूर तक देख सकूं। केजिंग ने ड्रामेटिक रूप से अपना हाथ उड़ाते हुए कहा। लेकिन केजिंग अचानक दर्द से करा उठा जब किसी ने उसका कान पकड़ा। अया जेई, केजिंग ने कराते हुए वापस चिल्लाया और जिंग को देखते हुए अपना चेहरा पंखे से छुपा लिया। शाओ केजिंग, क्या मुझे जैन को बुलाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आप ईबो के साथ कैसे चिपके हुए थे? जिंक ने शरारती केजिंग को नकली डांटते हुए कहा। जेई, क्या तुम सच में मुझे जल्दी मरता हुआ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, प्लीज मुझ पर दया करो। केजिंग ने उसे अपनी पप्पी आईज दिखाते हुए कहा। केजिंग, मुझे वो चेहरा दिखाना बंद करो, वरना मैं सच में जैन को सब कुछ बता दूंगी। जिंक ने अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा। जिंक सच में उन दोनों को, मतलब जैन और केजिंग को अपने भाइयों जैसा प्यार करती है। वे तीनों मिलकर चेम्बर की ओर जाने लगे जहां लंच होने वाला था। केजिंग और जिंक के बीच में ईबो चल रहा था। वो सच में प्राउड फील कर रहा था। उसने अपने टाइम में ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। और एक फैमिली क्या होती है और वो कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये उसने नहीं महसूस किया था। लेकिन इस टाइम में उसकी एक खूबसूरत फैमिली है और ईबो सच में उन सब से बहुत प्यार करता है और उनकी केयर भी करता है। अगर ये एक सपना है तो प्लीज गॉड मुझे अपने सपने में ही रहने दो। ईबो ने अपने मन में चुपचाप प्रे किया। वे तीनों अपनी सीट पर बैठ गए और रानी माँ का आने का इंतजार करने लगे। वही उनके साथ 2 कॉन्सर्ट भी बैठी थी। वे इंतजार कर रहे थे तभी हुआ फेंग कमरे में आ गई। उसके फेस पर बहुत प्राउड था। हुआ फेंग अपनी जगह पर बैठ गई। फेंग को देखकर अचानक जिंक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कंसर्ट फेंग, पैलेस में आपकी फर्स्ट नाइट कैसी थी? जिंक ने पूछा। उसके चेहरे और आवाज से मासूमियत टपक रही थी। फेंग ने ईबो की ओर देखा जो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सांस रोककर उसका फेस पहले से ही बहुत रेड हो चुका था। ये अच्छा था, मेरा बेडरूम सच में बहुत कंफर्टेबल था और आपकी काइंडनेस के लिए मैं फर्स्ट कॉन्सर्ट को शुक्रिया करती हूँ, उसने पोलाइटली झुकते हुए कहा। ये सच में बहुत ड्रामेटिक बीच है, ईबो ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। लेकिन केजिंग को ये सुनने के लिए काफी जोर से था, जो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जोर से चिल्लाया और सभी का अटेंशन खींच लिया। ओह, आज मौसम सच में बहुत ही अच्छा है, केजिंग ने कहा। तभी अचानक दोनों रानी माँ कमरे में एंटर हुई। सभी ने उठकर उन्हें बो किया और फिर वो अपनी जगह पर बैठ गए। ईबो और जिंग ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। अचानक हुआ फेंग रानी माओ की ओर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। यूर हाइनेसेस, आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा, फेंग ने अपने घुटने टेकते हुए कहा। रानी माओ ने उसे देखा। क्या ये सच में बहुत प्यारा नहीं था? उन्होंने अपने मन में सोचा।
लेकिन फिर वो दोनों मुस्कुराए और उसे उठने के लिए कह दिया। फेंग, अब आप भी इस फैमिली का हिस्सा है, तो इस फॉर्मेलिटीज को बंद करो, शिव मेई ने धीरे से कहा। फेंट उठ गई और अपने सीट पर वापस जाने से पहले फिर एक बार बो किया। अचानक रानी माओ की नजर एक सुंदर लड़के पर पड़ी। ईबो, यहाँ आओ, लिहा ने कहा। ईबो तुरंत ऑर्डर फॉलो करने के लिए खड़ा हो गया और वो घबराहट के साथ रानी माँ की ओर जाने लगा। क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने अपने मन में सोचा और वो रानी माओ के सामने जाकर उन्हें बो किया। ईबो, उसने आपको यहाँ आने के लिए कहा है, शिव मेई ने कहा। फिंक और बाकी के दो कॉन्सर्ट हंसने लगी और वे तीनों सोच रहे थे कि ईबो को अब सजा मिलेगी। ईबो हर टाइम झुकते हुए रानी माओ के करीब चला गया, लेकिन वो चिल्लाया जब अचानक मेई ने उसे उन दोनों के बीच में बैठने के लिए खींच लिया। ईबो, क्या आप हमें याद नहीं करते? लिहा ने थपथपाते हुए पूछा। और हाँ ईबो, तुम शादी के बाद हमसे मिलने भी नहीं आए, शिव मेई ने अपनी बचकानी हरकतें करते हुए कहा। ईबो ने उन दोनों रानी माओ को अपना मुंह खोलकर देखा। वो बहुत शॉक हो गया था। कोई भी उन दोनों को देखकर ये नहीं कह पाएगा कि वे दोनों इस बड़ी एम्पायर के रानियां हैं। रानी माओ की बातों से केजिंग हंसने लगा। वो आप दोनों माताओं से कैसे मिलने आ सकता है जब वो खुद भी नहीं चल सकता, केजिंग ने कहा। केजिंग की बातों से दोनों रानियां माँ हाँफने लगी। उन दोनों ने चिंता से अपने बच्चे की जांच की। ईबो, क्या तुम ठीक हो बेटा? वे दोनों पूछने लगी। उस गधे लड़के को आने दो, मैं आज उसे सबक सिखाने वाली हूँ, मेई ने चिढ़ते हुए कहा। क्या वो मेरे गरीब बच्चे के साथ जरा भी जेंटल नहीं हो सकता? मेरे गरीब बच्चे को देखो, तुम कितने पतले दिख रहे हो, लिहा ने कहा। बेटा, मैं आपके लिए आपके बेडरूम में कुछ एक्सोटिक सप्लीमेंट भेजूंगा। वे सप्लीमेंट बूस्ट करेंगे आपके स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फर्टिलिटी को, मेई ने कहा। और हाँ ईबो, आपको उन सभी सप्लीमेंट्स को खाकर खत्म करना होगा, लिहा ने कहा। और ईबो, ये हमारा ऑर्डर है, मेई ने कहा। ईबो अब तक शर्मिंदगी के कारण पूरा रेड हो चुका था। ईबो ने केजिंग को देखा जो चुपचाप हंस रहा था। दोनों कॉन्सर्ट और हुआ फेंग रानी माओ के इस व्यवहार से पूरी तरह से चकित हो गए, क्योंकि उन सभी ने स्टेट में चल रही कहानियों को सुना था। उनके अनुसार रानियां माँ वाकई में ठंडी और डराने वाली होती है और वे तीनों चाहते भी थे कि ईबो को पनिशमेंट मिल जाए, लेकिन इसके बजाय दोनों रानी माँ अपने बेटे की तरह उसे लाड़ प्यार कर रही है। ईबो ने फेंग को एक शरारती स्माइल के साथ देखा और फेंग जो अपनी सांसों के अंदर बड़बड़ाने लगी। मिशन 2 कंप्लीट हो गया है और उस बीच को दिखाना था कि इस जगह का बॉस कौन है और ये कंप्लीट हो चुका है और हम इसमें सक्सेस हो गए। ईबो ने अपने मन में सोचा, हर कोई दावा शुरू कर सकता है, मेई ने जोर से कहा। हुआ फेंग खड़ी हो गई और 2 बार ताली बजाई। सर्वेंट का एक झुंड डिफरेंट टाइप के डिश लेकर अंदर आ गई। यूर हाइनेसेस, मैंने आपके लिए स्पेशल रूप से कुछ स्वीट्स बनाई है, प्लीज इसे टेस्ट कर लो, फेंग ने पोलाइटली रिक्वेस्ट की। रानी माओ ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद कुछ सर्वेंट्स ने उसे कुछ स्वीट्स परोसे। फेंग, ये डिलीशियस है, दोनों ने एक टोन में कहा। उन दोनों की बात सुनकर फेंग लगभग खुशी से कूद रही थी। शुक्रिया यूर हाइनेसेस, उसने फिर से एक बार झुकते हुए कहा। फेंग ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ईबो की ओर देखा, लेकिन ईबो ने उसे एक नजर भी नहीं छोड़ी, जिससे फेंग झुंझलाहट में अपने पैर फैलाए। कॉन्सर्ट फेंग, आपके मैनर्स कहाँ है? लिहा ने जोर से डांटा। आई एम सॉरी यूर हाइनेस, उसने झुकते हुए कहा। मैं तुम्हें देख लूंगी ईबो। उसने ईबो को एक डेथ ग्लेयर दी। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वे सब खा रहे थे, तभी झैन ने हॉल में एंटर किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, झैन ने सॉफ्ट टोन में कहा। बेटा यहाँ आओ। शिव मेई ने उसे एक कोल चकाचौंध के साथ बुलाया। ये सब देखते हुए झैन एक डरे हुए खरगोश में बदल गया।
वो धीरे धीरे अपनी माताओं के पास पहुंचा और उनके पास बैठ गया। जैन ने ईबो को एक सवाल भरी नजर से देखा। ईबो जो पहले से ही रानी माँ की लंबी हनफू आस्तीन के बीच अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ माँ? जैन ने पोलाइटली पूछा। उसके बाद दोनों रानी माओ उसके कान पकड़कर मोड़ने लगे। जैन, तुम्हें किसने कहा कि मेरे नाजुक बेटे पर इतनी मेहनत करो? शिव मेई ने उसे डांटते हुए कहा। और हाँ, आपकी वजह से ही हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आया, लिया ने कहा। अया मॉम, ये बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज इसे छोड़ दो, जैन ने पेन से कराते हुए कहा। दोनों रानी माओ ने उसके कान छोड़ दिए। जैन, इसे याद रखो, अगर तुमने मेरे ईबो को फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे बम को छड़ी से मारूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एम्परर हो, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी पोजीशन क्या है, शिव मेई ने जैन को डांटते हुए कहा। वो अपने बेटे से सच में बहुत नाराज हो गई। ठीक है, वो जाने दो, अब तुम दोनों अपना खाना खाओ, लिहा ने ऑर्डर दिया। जैन ईबो के पास बैठ गया और उसके कान के पास थोड़ा झुक गया। बाओबे, मेरी चुगली करने की वजह से तुम सच में पनिशमेंट की हकदार हो, जैन ने ईबो के कान में फुसफुसाया, जिससे ईबो कांप गया। पूरी फैमिली साथ में शांति से खाना खा रही थी। उन्हें ये पता नहीं था कि कोई खून से लथपथ आंखों से उन्हें देख रहा है। मैं तुम्हें अपने सपनों को बर्बाद नहीं करने दूंगी, तुम बेकार आदमी, बिच कही के एक आवाज ने कहा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।